अस्सलाम वालेकुम। बर्बक लोन एप्लीकेशन और इससे मिलती-जुलती दूसरी फ्रॉड माइक्रो फाइनेंसिंग ऐप्स इस्तेमाल करने वाले लोग ईसीआईबी के हवाले से बहुत ज़्यादा खौफज़दा नज़र आते हैं। ईसीआईबी का नाम लेकर उनको खौफज़दा किया जाता है कि आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, आपके खिलाफ मिली-जुली कुछ हक़ाइक़ बताए जाते हैं, कुछ झूठ बोला जाता है। तो आज की इस वीडियो में हमने देखना है कि ये ईसीआईबी बेसिकली है क्या? इसका स्कोप क्या है? अगर तो चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाज़मी कर लें। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अगर आप ये समझते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको किसी और से शेयर करनी चाहिए तो उस तक लाज़मी पहुँचाइएगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ईसीआईबी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ये बेसिकली एक अटैच डिपार्टमेंट के तौर पर, एक एडिशनल डिपार्टमेंट के तौर पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 1992 में इसको कायम किया और ये बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962 के तहत ऑपरेट करता है। मकसद इसका सिर्फ ये था कि जो भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका रिस्क मैनेज किया जाए। रिस्क किस तरह से मैनेज किया जाएगा कि जब कर्जा दिया जाता है तो जो बोरवर्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज किया जाए एक सेंट्रलाइज डिपार्टमेंट में। जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जितने भी बैंक्स इस ईसीआईबी के मेंबर होंगे, इस ब्यूरो के मेंबर होंगे, इसमें एनलिस्टेड होंगे, रजिस्टर्ड होंगे, उनको वो इंफॉर्मेशन शेयर की जाए। यानी कि बोरवर्स की जो क्रेडिट वर्थिनेस रिपोर्ट है वो उनके साथ शेयर की जाए। एक ही जगह पर सारे बोरवर्स की रिपोर्ट्स होंगी। जब भी बैंक में कोई बंदा कर्जा लेने आएगा, बैंक ईसीआईबी से रुजू करेगा, इसकी डेटाबेस से रुजू करेगा, उसे पता लग जाएगा बैंक को कि इस शख्स ने पिछले कुछ अरसे में कितना कर्जा लिया, किस बैंक से कर्जा लिया, क्या इसने वो कर्जा वापस किया या नहीं किया या माफ करवा लिया। तो ये सारी इंफॉर्मेशन बेसिकली ईसीआईबी के थ्रू बैंक्स तक आती है और बैंक्स इस इंफॉर्मेशन को अप्रोच कर सकते हैं। जब शुरू में ये ईसीआईबी बाकायदा तौर पर ऑपरेटिव इंस्टीट्यूट के तौर पर, ब्यूरो के तौर पर सामने आया, तो उस वक्त 5 लाख रुपया या उससे ज्यादा कर्जा लेने वाले लोगों को ईसीआईबी में रिपोर्ट किया जाता था। क्योंकि मैनुअली प्रोसेसिंग होती थी सारी, तो बैंक्स हर 3 माह के बाद डाटा अपडेट करवाते थे ईसीआईबी के रिकॉर्ड। लेकिन उसके बाद जब ये इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम्स यूज होने लगे, कंप्यूटर्स और क्लाउड सर्वर्स यूज होने लगे, तो फिर उसके बाद डायरेक्टली बैंक्स जो हैं वो डेली बेसिस पर जब भी वो कोई लोन की अप्रूवल होती है, उनकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन ईसीआईबी के सर्वर में डायरेक्टली अपलोड हो जाती है। मतलब वो गैप जो 3 माह का था वो खत्म हो गया और उसके बाद जो 5 लाख वाली एक रिस्ट्रिक्शन थी वो भी खत्म हो गई। 5 लाख से कम जो लोग लोन लेते थे वो भी ईसीआईबी की डेटाबेस में उनका डाटा भी रिकॉर्ड करवाया जाने लगा। इस वक्त तकरीबन 40 लाख से ज्यादा बोरवर्स हैं जो लोन जिन लोगों ने लिए हुए हैं, उनकी इंफॉर्मेशन ईसीआईबी के पास मौजूद है और इसी तरह से तकरीबन 100 के करीब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो ईसीआईबी में रजिस्टर्ड है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने इस चीज को मद्देनजर रखना है कि सिर्फ जो रजिस्टर्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ये इस्तेहकाक हासिल है कि वो ईसीआईबी की डेटाबेस में डाटा अपलोड कर सकते हैं या उसको रिट्रीव कर सकते हैं। 100 के करीब, मैंने आपको बताया 100 से जायद हो सकते हैं, कुछ मतलब 100, 110, 120 हो सकते हैं। सिर्फ वो रजिस्टर्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ही ईसीआईबी में आपका रिकॉर्ड अपलोड कर सकते हैं और वहां से रिट्रीव कर सकते हैं। हर दूसरा बैंक ये नहीं कर सकता। पहली बात तो ये ज़हन में रखें। अब मैं आपको ये आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही होंगी, ये कुछ कंपनीज हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि ईसीआईबी में रजिस्टर्ड हैं और ये सिर्फ वो बैंक्स या कंपनीज हैं जो ईसीआईबी के डाटा को एक्सेस कर सकते हैं या फिर ईसीआईबी में आपका डाटा अपलोड कर सकते हैं एक बॉर्वर के तौर पर। अच्छा, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सवाल पैदा होता है कि कौन से बैंक्स जो है वो मेंबर बन सकते हैं। तो सिर्फ रजिस्टर्ड बैंक्स जो हैं वो थ्रू प्रॉपर चैनल अपनी एनलिस्टमेंट करवा सकते हैं। उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अब जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि बर वक्त जरूरत कैश और इस तरह की दूसरी जो एप्स हैं, माइक्रो फाइनेंसिंग करने वाली जो एप्स, उनको सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ही वाइट लिस्ट में अप्रूव नहीं किया, उनको एनलिस्ट नहीं किया गया, उनको एक रजिस्टर्ड ऐप के तौर पर या कंपनी के तौर पर ऑपरेट करने की इजाजत नहीं है। तो वो उनमें से आप जो ऐप्स यूज करते हैं उनमें से कई ऐप्स तो ऐसी हैं जो ईसीआईबी को ना एक्सेस कर सकती हैं ना उसमें डाटा अपलोड कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरी बात ये है कि ईसीआईबी के रिकॉर्ड में बैंक्स को सिर्फ ये इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि किसी शख्स ने किसी वक्त में कितना लोन लिया था, उसके लोन की मुद्दत क्या थी, ओवर ड्यू अमाउंट उसकी क्या थी, क्या उसने वो लोन रीपे कर दिया या उसको माफ करवा लिया, दैट्स इट। सीएनआईसी भी जो है ना वो बोरवर का बैंक्स को शो नहीं होता। इतनी लिमिटेड एक्सेस बैंक्स को या बैंक्स में काम करने वाले जो अफराद होते हैं, जाहिर है जो जिनके पास अथॉरिटी होती है, उनको सिर्फ इतनी लिमिटेड इंफॉर्मेशन तक एक्सेस होती है। ठीक है, और ईसीआईबी में आपका नाम आने का कतई तौर पर ये मतलब नहीं है कि आपको दोबारा किसी जगह से लोन नहीं मिल सकता या आप लोन लेने के हल ही नहीं रहे। अब आपको किसी भी प्रोग्राम, किसी भी स्कीम के तहत भी लोन नहीं मिल सकता। हर बैंक की अपनी पॉलिसी होती है। हो सकता है कि आपका नाम ईसीआईबी में, आप मिजान बैंक में जाते हैं, हाउस लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो मिजान की पॉलिसी है कि नहीं जी, जिसकी ये क्रेडिट वर्थिनेस रिपोर्ट है उसको लोन नहीं देना। लेकिन आप अल्फला में या लाइड में या अपना जेएस बैंक में चले जाते हैं, वहां पे आपको लोन मिल जाता है। तो ईसीआईबी में नाम आने का कतई तौर पर यह मतलब नहीं है कि अब आपको लोन ही नहीं मिलता। उसके बाद दूसरी ये चीज बहुत अपने ज़हन में रखें, इंपॉर्टेंट चीज है
कि अगर आपका कोई भी इशू है, आप समझते हैं आपके रिकॉर्ड की कोई गलती है, दुरुस्तगी होनी चाहिए बैंक के हवाले से, तो ईसीआईबी आपके डाटा को अपडेट नहीं कर सकता। आपको अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, अपने बैंक से ही रुजू करना है। हाँ, लेकिन आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि अगर आपने लोन जो मुकम्मल अमाउंट है वो रीपे कर दी है, तो आपका जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जहाँ से आपने लोन लिया था, उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो 10 दिन के अंदर, 10 डेज़ के अंदर आपका रिकॉर्ड अपडेट करे। अगर वो अपडेट नहीं करता, तो आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। 10 दिन के अंदर आपका रिकॉर्ड अपडेट किया जाएगा। 2 साल तक आपकी वो क्रेडिट हिस्ट्री शो होती रहेगी। आपके रिकॉर्ड में, ईसीआईबी के रिकॉर्ड में आता रहेगा कि आपने लोन लिया था, पे कर दिया, आप रेगुलर कस्टमर के तौर पर सामने आएंगे, लेकिन वो हिस्ट्री शो होगी 2 साल के बाद, यानी 24 माह के बाद वो हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। और अगर आपको इस हवाले से, कोई रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के हवाले से, या कोई ऐसा इशू आपको नजर आ रहा है कि ये बैंकिंग इंस्टीट्यूशन की गलती है, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ईसीआईबी से कॉन्टैक्ट करने का क्या जरिया है। आप इन सारे एड्रेसेस पे एप्लीकेशन भी दे सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, और फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं। तो इस इंफॉर्मेशन का मकसद ये था कि आम सारिफ को ईसीआईबी की फंक्शनैलिटी के हवाले से पता हो, अथॉरिटी का पता हो, कि वो कोई आपको आके घर से उठा के नहीं ले जाएगा। आपने पहले हर चीज़ को डर जाने से पहले एग्जामिन करना है कि आपकी सिचुएशन क्या है। और इन ऐप्स के हवाले से रीपेमेंट के बारे में पूछने वालों को मैंने बताया है कि अगर तो रीपेमेंट इस तरह की है कि आपको नज़र आ रहा है कि यार मैंने कर्जा जितना लिया था उससे भी डबल, 2 गुना 3 गुना अमाउंट बन गई है, तो चुप करके बैठ जाएं, कोई कानूनी कार्रवाई आपके खिलाफ नहीं हो। हाँ, अगर वही अमाउंट आपसे बार बार मांगी जा रही है जो आपने कर्जे के तौर पर ली थी, और उस पर कुछ ऊपर इंटरेस्ट थोड़ा बहुत है, तो देकर अपनी जान छुड़वाएं। वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर